आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका क्या है। देखिए, यह जो जनहित याचिका है या जिसको आप PIL, इसका बड़ा पॉपुलर नाम है, आप अक्सर सुनेंगे PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये क्या है। दूसरा कि ये कैसे लाया गया, यानी कि ये जब लाया गया तो उस समय की परिस्थितियां कैसी हैं और संविधान के किन अनुच्छेदों ने यह पावर दिया न्यायालय को कि वह PIL लेके आए। फिर हम देखेंगे कि ये किस कारण से आया, कारण और क्या क्या रहे, जैसे परिस्थितियां देखी, अनुच्छेद देखा और कारण देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस PIL की देन क्या रही, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे। और फिर हम देखेंगे कि इस PIL की क्या आलोचना हो रही है या क्या इसके नकारात्मक पक्ष हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, शब्द लिखा है जनहित याचिका। जन मतलब लोग, हित मतलब उनका हित, तो आप समझ ही रहे हैं ना, लोगों का हित। और इस हित से रिलेटेड जो याचिका यानी कि आवेदन है उसको हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका। अगर हम इसको और अच्छे शब्दों में कहना चाहें तो हम कह देंगे कि एक ऐसा आवेदन है, एक ऐसा आवेदन है जो लोगों के हित से जुड़ा है, इसे कानूनी ताकत प्राप्त है। तो ये एक तरह का जनहित क्या है, ये एक याचिका है PIL आवेदन, और ये क्या करता है, ये लोगों के हित को सुरक्षित करता है। आप अगर देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ना कहीं पे भी लिखा नहीं मिलेगा जनहित याचिका, यानी अगर हम बात करें कि क्या इसका संविधान में वर्णन है तो आपको संविधान में ये अलग से वर्णित नहीं मिलेगा। अलग से आपको ये वर्णित या उल्लेख, वर्णित और उल्लेख में अंतर होता है, फिलहाल आप उल्लेख ही समझ लें, इसका उल्लेख नहीं मिलता। तो ये आखिर आया कैसे। कहते हैं कि ये जो PIL है ये परिस्थितियों की देन है, यानी कि ऐसे सिचुएशंस आ गए कि ये PIL लाना पड़ा। तो अगर ये परिस्थितियों की देन है तो हमको तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि परिस्थिति क्या है। तो आइए हम एक बार पहले परिस्थिति पर बात कर लेते हैं कि आखिर क्या परिस्थिति रही जिसने PIL को देश के पटल पर सामने लाया। आप जानते हैं कि हमने 1950 में अपना संविधान स्वीकार कर लिया। जब हमने अपना संविधान स्वीकार किया तो हमने क्या किया। देखिए, इससे पहले हम क्या थे, तो इससे पहले हम उपनिवेश थे। किसके, ब्रिटेन के, ये तो आपको पता ही है। हम जो उपनिवेश थे तो हमारे यहाँ सिस्टम जो था, एक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था, एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और एक हमारा जुडिशियल सिस्टम था। तो जब हमने संविधान को स्वीकार किया तो संविधान को स्वीकार करने के बाद, ये फ़ोन मेरा क्यों रिंग कर रहा है, संविधान को स्वीकार करने के बाद हमने क्या किया, पॉलिटिकल सिस्टम में हमने लोकतंत्र अपना लिया। लेकिन ये दोनों जो सिस्टम है, हमारा जो प्रशासनिक सिस्टम था और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम था, ये ऑलमोस्ट वैसे ही रहा। थोड़ा थोड़ा हमने बदलाव जरूर किया था। अब इसमें क्या था कि इसके जो रूल रेगुलेशन थे जो बने थे, वो क्यों बने थे, तो ये भारतीयों पर राज करने के लिए बने थे। दूसरी तरफ ये जो लोकतंत्र था ये किसके लिए हमने अपनाया रखा था, तो ये लोगों के हित से लोगों के हित के लिए बना रखा था। तो ऐसे में ये दोनों व्यवस्थाओं के बीच
संघर्ष शुरू हुआ। तो इस संघर्ष के बीच में अब कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता। तो यही जो है एक बाईपास समझ लीजिए एक तरह से पीआईएल है। तो परिस्थिति आपको समझ में आ गई। अभी जो पीआईएल लाया, इसको लाने का कारण क्या है? तो पहला कारण तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, ये हम लोगों ने बहुत बार बात कर ली इस पे, हमारी ये न्याय प्रक्रिया है, ये क्या है? ये महंगी है। इसमें आप देखेंगे ना लैंग्वेज, तो ये अंग्रेजी पर आधारित है, और हमारा जो मंगरू है इसको अंग्रेजी आती नहीं। इस पे कोई समय सीमा नहीं है, एक बार केस हो गया तो तारीख पे तारीख, समय सीमा नहीं है। प्रोसेस क्या है? काफ़ी जटिल है। तो एक तो पहला कारण आप देख लीजिए कि हमारी न्याय प्रक्रिया ऐसी है, तो ऐसे में जो है एक पीआईएल लाने का, कि भाई पीआईएल आ जाए और प्रक्रिया क्या हो जाए? आसान हो जाए। दूसरा जो कारण आप देखें कि ये क्यों आया, आपको पता है कि 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय देश में आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी। और यह जो आपातकाल लगाया गया, तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, इसका हनन होने लगा। जो हमारे प्रेस का फ्रीडम था, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसे में ना लोगों को समझ में आया कि सरकार इंदिरा गांधी की हो चाहे किसी की भी हो, है ना, अधिकारों का तो हनन करती है। और अगर अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया कि इन अधिकारों को क्या किया जाए? सुरक्षित किया जाए। तो आपको इसका बैकग्राउंड भी समझ में आ गया, लाने का कारण भी समझ में आ गया। अब ये पहली बार कब आया? 1979 ये साल है। इसमें एक केस हुआ, उसका नाम है हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य। ये केस किसने किया? ये जो केस दायर हुआ, ये एक वकील थी, कपिला हिंगोरानी। इन्होंने केस दायर किया, और केस जो दायर किया उसका आधार क्या बनाया? तो एक अखबार आता है इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, इसमें एक आर्टिकल छपा था, और ये आर्टिकल था कि बिहार में 40,000 जो हैं कैदी जेल में बंद हैं, और इससे रिलेटेड कि भाई इनको जो है न्याय त्वरित नहीं मिल पा रहा है, और इस चक्कर में ये 40,000 लोग जेल में बंद पड़े हुए हैं। तो इसको लेकर के इन्होंने एक पीआईएल दायर किया, इन्होंने एक मुकदमा दायर किया। यहाँ से पीआईएल की शुरुआत मानी जाती है। बात समझ में आ गई आपको? ये केस याद रखिएगा, और थोड़ा आप इसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इस पीआईएल की थोड़ी विशेषता देख लेते हैं कि पीआईएल है कैसा, फिर हम देख लेते हैं इसका देन। देखिए, पहली बात कि कौन दायर करेगा, तो याद रखिएगा भारत का कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। दूसरी बात, ये जो दायर करेगा इसके साथ शर्त क्या है? शर्त यह है कि यह सार्वजनिक हित का मुद्दा हो। यहां देखें ना, 40,000 लोग, इंडिविजुअल नहीं। दूसरा कि इसकी प्रक्रिया कैसी रहे, कैसे आप दायर करेंगे। ये सरल बनाया गया, इतना सरल कि आप एक पोस्ट कार्ड लें, और जैसे आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे वैसे आप एप्लीकेशन लिख करके दे दें, और कोर्ट उसको स्वीकार कर लेगी। तो तीसरी बात कि भैया आप कहाँ दायर करेंगे, कौन से कोर्ट में दायर करेंगे, तो आप याद रखिएगा आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसी 2 जगह आप दायर कर सकते हैं। क्या सिर्फ दायर ही कर सकते हैं? तो नहीं, न्यायालय ना स्वयं भी संज्ञान ले सकती है, स्वतः। उसने अखबार पढ़ा, जज साहब आज सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे, उनको कोई मुद्दा ऐसा दिखा जिस पे उनको लगा कि इस पर पीआईएल होना चाहिए, इस पर कुछ निर्णय देने चाहिए, वो स्वतः भी ले सकते हैं। तो ये इतनी सी बात आपको याद रहेगी। इसके अलावा एक फैक्ट आपको और याद रखना है, एक नाम याद रखना है, और उनका नाम है जस्टिस पी.एन. भगवती। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है पीआईएल के जनक माने जाते हैं इंडिया में, भारत में।
जनक यानी फादर, आप कह लीजिए फादर ऑफ पीआईएल। इसके अलावा एक और जज का नाम मिलता है, चूंकि उसमें 2 जज थे और वो हैं वी.आर. कृष्ण अय्यर। ये 2 जज हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मोस्टली क्वेश्चन आपका पीएन भगवती पर आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। आप इनके बारे में कभी गूगल करके पढ़ भी लीजिए कि कौन थे, कब थे। चलिए, अब हम देखते हैं कि पीआईएल ने किया क्या, इसकी देन क्या रही। अब देखिए कि जो हमारा मंगरू है, ये अगर केस दायर करने जाता, कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना। तो ये ऐसे में क्या करेगा ना कि ये केस दायर ही नहीं करता। तो अगर ये दायर नहीं करता तो क्या इसको न्याय मिल पाता? तो आपको लगेगा कि नहीं, इसको न्याय नहीं मिल पाता। यानी हम ये कह सकते हैं कि पीआईएल ने आम लोग जो हैं, आम जन जो हैं, इसकी न्याय तक पहुंच बनाई। और ये न्याय तक पहुंच कैसे बनी? तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये पीआईएल इसने क्या किया, इसने न्यायिक विकेंद्रीकरण किया। ठीक है, इसने पीआईएल ने क्या किया, आम जन को जब न्याय तक पहुंच हो गई तो इससे क्या हो गया कि हमारा अशक्त वर्ग जो है, इसको आप एक और बात से समझ सकते हैं इस अशक्त वर्ग को, क्योंकि पीआईएल के साथ एक चीज़ और क्या है कि आप किसी के लिए भी दायर कर सकते हैं। तो जो अशक्त वर्ग है, जो न्याय तक नहीं पहुंच सकता था, इसके लिए भी आप दायर कर सकते थे। तो इनको भी धीरे धीरे इनका भी सशक्तिकरण हो गया। इस पीआईएल ने और क्या किया, इसने लोगों का धन बचाया, समय बचाया, क्योंकि पीआईएल में आप जानते हैं कि जल्दी ही बातें सामने आ जाती हैं। अब पीआईएल पर, अब जब कोई निर्णय दिया, पीआईएल ने जब इसने निर्णय दिया, मैं दूसरे पेज में ले लेता हूं इसको, इसने जब निर्णय दिया तो इसके निर्णय से क्या हुआ? इसके निर्णय से समाज में बहुत सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिले। समाज में सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिले, लोगों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब देखेंगे कि पीआईएल जब दायर हुआ, जब पीआईएल कोई भी दायर होता है, अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन को से रिलेटेड जो है पीआईएल एक दायर हुआ था। अब देखेंगे कि इससे क्या हुआ कि जब ये पीआईएल दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, और कहने के बाद आप देखेंगे कि अभी तुरंत सरकार ने उस पर एक कानून बनाया। इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर के कुछ विवाद आए थे, उस पर एक पीआईएल दायर हुआ था। अभी रिसेंट की बात है, आप अखबारों में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सरकार ने कानून बनाया, यानी हम कह सकते हैं कि पीआईएल क्या करता है, कानूनों में बदलाव लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाता है, बदलाव लाने के लिए दबाव का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या कुछ करती है? तो हाँ, जैसे देखेंगे आप, पीआईएल जब दायर होता है तो एक केस की तरह दायर हो जाता है वो, और उस केस से रिलेटेड फिर निर्णय आते हैं। निर्णय आने में कई बार क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे अधिकार हैं, इसकी अवधारणा ये और विकसित हुई और व्यापक तौर पर आई। तो आप जैसे देखेंगे जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, है ना, आप देखेंगे विशाखा केस, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। अब इसके हम थोड़ा नकारात्मक पक्ष पर बात कर लेते हैं कि इसका नकारात्मक पक्ष क्या है। हैंडराइटिंग थोड़ी सी इस तरह है, ठंड का मौसम है, पेन ठीक से चल नहीं पा रहा मेरा, खैर कोई बात नहीं। देखिए, पहले इसकी आलोचना समझिए। आप जानते हैं कि जो कानून बनाने का कार्य है हमारा, वो कौन करता है? तो हमारी संसद करती है। और इस कानून को जो लागू कराने का कार्य है वो कौन करती है? कार्यपालिका करती है। तो ये इन दोनों का कार्य है। अब इस कानून से रिलेटेड अगर न्यायपालिका कुछ निर्णय दे देती है कि भाई इस तरह का कानून होना चाहिए, उस तरह का कानून होना चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं ना कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्य क्षेत्र में क्या कर रही है? इंटर कर रही है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच तनाव उत्पन्न होगा या नहीं होगा?
तो ऐसे में ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एक तो इसका ये पक्ष है। दूसरा देखिए क्या है, जो PIL है, ये प्रक्रिया इतनी सरल है, ये इतनी सस्ती है कि इसको लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यानी हम कहें कि इनका दुरुपयोग बढ़ गया है तो वो गलत नहीं है। और इस पे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जनहित याचिकाओं को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तथा इसके दुरुपयोग को नहीं रोका गया तो यह अनैतिक लोगों के हाथों में पड़कर उनके प्रचार का माध्यम बन सकता है। तो आप देखेंगे कि इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है। इससे लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रचार कर रहे हैं। PIL दायर कर दिया, अब उनका नाम आ गया, प्रचार थोड़ी मिल गई, थोड़ी लोकप्रियता मिल गई, लोग अपना प्रतिशोध पूरा करने लगे हैं। किसी से कुछ दुश्मनी थी, PIL टाइप की चीज़ें दायर कर दी, लोग अपने निजी हित के लिए इसका उपयोग करने लगे हैं, लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने लगे हैं इससे। तो आप देखेंगे कि ये इसके एक नकारात्मक पहलू रहे। एक और नकारात्मक पहलू PIL का क्या रहा, फिर से समझिए। ये हमारा भारत है, यहाँ पे रिलायंस कंपनी है, इसको एक दवा की फैक्ट्री लगानी है यहाँ हिमाचल प्रदेश में। अब ये दवा की फैक्ट्री जैसे लगाने गई, यहाँ पर एक PIL दायर कर दिया गया। अब ये PIL दायर कर दिया गया, अब क्या हुआ, क्यों PIL दायर किया गया, तो ये यहाँ पे ट्रीज़ हैं वो काटे जाएंगे, इन सब चीज़ों को किया जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये विकास, जो ये फैक्ट्री यहाँ लगने वाली थी और जो दवाइयाँ बनती और ये दवाइयाँ जो लोगों को फ्री तो नहीं कह सकते लेकिन कम दाम में उपलब्ध हो जाती, कम प्राइस पर उपलब्ध हो जाती, ये अब नहीं हो पाएगी। तो आप कह सकते हैं कि PIL जो है ये आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब यहाँ फैक्ट्री अगर लगती तो लोगों को रोजगार मिलता है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा PIL से रिलेटेड टॉपिक था। थोड़ी सी बात थी, बहुत ज़्यादा ये उतना नहीं था। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगले टॉपिक में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।